जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपके इस चैनल में मैथमेटिक्स क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर स्टेट 1 लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग बने रहिए, मैं पूरे डिस्कशन करूँगा, मैथ्स और सॉल्यूशन करने का पूरा भरपूर प्रयास करूँगा, कुछ कंसेप्ट के साथ भी। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो पी बाय जिसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें याद रखिए क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ये होता है आपका परिमेय संख्या। देखिए जीरो जीरो के नीचे भी हम लोग वन लिख सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। बट आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है √2। तो √2 का जो वैल्यू होता है ना वो इन्फिनाइट तक चलती रहती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए, जब भी किसी के बीच आपको परिमेय संख्या निकालने बोला दोस्तों, तो आप लोग एक कंसेप्ट याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 3 और 4 के बीच बोला ना ये, तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, मैं उसके देखिए इसका फार्मूला होता है 1/2 लिख दीजिएगा, a+b। तो देखिए 3 और 4 बोल रहा ना, तो 1/2 आगे कर देंगे, और 3 और 4 कितना होता है, दोनों को ऐड किए साथ। तो यानी कि इसका जो आंसर जो है 7/2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए क्या होगा, 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं इसको। अब पॉइंट में लाना चाहते हैं तो 3.5, यानी कि इसका जो संख्या जो आएगा ना हमेशा 3 और 4 के बीच में आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उससे कहते हैं जिससे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 3 को लिख सकते हैं, 1/3 भी है, और √4, तो √4 का वैल्यू 2 होता है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब पाई दिवस मनाते हैं 14 मार्च को, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब पॉइंट में लिखते हैं तो 3.14, तो 14 मार्च हो गया। क्लियर है, क्योंकि तीसरा महीना आपका होता है मार्च। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैं बता दिया। अब देखिए 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हमेशा याद रखिए इसका एक ट्रिक होता है, 36 लिख सकते हैं, जब भी 100, यानी कि देखिए 2 और 5, यानी देखिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि देखिए जब भी आपका, यानी कि देखिए इस टाइप से हम लोग कर सकते 55, यानी 2 5 10, यानी अगर आपका 2 और 5 के फैक्टोरियल में आता है, या फिर 2 और 5 के प्राइम फैक्टोरियल में अगर कोई भी डिनोमिनेटर यानी कि हल अगर आता है, तो वो हमेशा शांत प्रवृत्ति की होती है। यानी इसका सिंपल वे में आंसर जो होगा शांत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 से मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर, चलिए, और वैसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है 0.36 आएगा, तो वो भी आपका शांत प्रवृत्ति में हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, फार्मूला अप्लाइड कीजिए, यानी a+b। देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाइड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों a+b और a-b का, तो a+b और a-b का फार्मूला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, a² - b² होता है। तो देखिए यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो यानी कि इसमें आंसर हो गया 20। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है, 20 देख लीजिए, यानी कि 4 जा रहा है। क्लियर, चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। देखिए बहुपद का क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, क्या लिख रहा है ये, देखिए एक्स चलिए 1 बहुपद इतना, तो कुछ मत कीजिए, जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 5 1 जाओ। देखिए यहाँ पे मैं केवल पुटिंग का वर्क कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं 5 1 5 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 ही रहेगा, +3। तो बोडमास का तरीका यूज कर सकते हैं। तो देखिए 5 3 8, 8 में से 4 गए 4, तो इसमें आंसर होगा 4। तो ऑप्शन तो खैर नहीं है, तो वैसे आप लोग घबराइए मत, किसी किसी का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अगला, x+1 को से 3x² + x-1 को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो याद कीजिएगा x+1 = आप 0 ले लीजिए। अब देखिए x का वैल्यू आ गया -1। अब जहाँ जहाँ पर ये पुट है वहाँ पे वैल्यू पुट कर 3, फिर -1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, फिर +x है, तो यानी x का वैल्यू तो लोग -1 पुट किए दोस्तों, माइनस। अब सॉल्यूशन कीजिए 3। अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो, -1। देखिए फिर यहाँ पे क्या होगा आप लोग खुद बताइए, यानी कि देख सकते हैं इसका स्क्वायर मैंने किया था, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरे चल रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा शायद आप लोगों को, तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल मान पुट कर। देखिए एक्स का वैल्यू मैंने -1 लाया ना, तो यहाँ से पुट कर रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले 3 लिख दिया हूँ,
एक्स क्या पे -1 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, फिर प्लस एक्स क्या पे -1 कर दूंगा क्योंकि इसका वैल्यू लाया था, फिर -1 देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस माइनस माइनस फिर ये 1, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 में से 2 गए 1, यानी इसका जो राइट जो आंसर होगा दोस्तों 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 चलेंगे। क्लियर है? आप लोग को इसी प्रकार से आगे भी बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड करें। जब भी गुणनखंड का कंसेप्ट आता है तो आप लोग एक ही काम कीजिए, देखिए मैं टोल के बताता हूँ। जब भी गुणनखंड आएगा दोस्तों तो आप लोग फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल कीजिएगा, यानी कि देखिए इसका कंसेप्ट होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इसका कंसेप्ट ये होता है ना, यानी स्क्वायर वाला को जो सिंगल होता है उसके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप लोग देख सकते हैं 12 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करते हुए हम लोग -7 लाने का प्रयास करेंगे, तो 2 6 2 3। अब देखिए हम लोग इसी का यूज करेंगे, यानी देखिए -4 और -3 का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा ना, माइनस इसलिए लिए क्योंकि देखिए जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का सिंबल इसलिए लेता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस था, इसलिए बड़ा संख्या के पहले माइनस लगा देंगे और यह माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हम लोग अब इसी का अप्लाई करेंगे। अब ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। तो हम लोग क्या करें, तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों -12x² -4x -3x प्लस 1। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, इसमें 4x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 3x बच गया -1। अब इसमें जब कुछ भी नहीं होता 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3x -1। अब देखिए फर्स्ट कंसेप्ट है 4x -1 आ गया दोस्तों, अब फिर क्या आ गया 3x -1, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आप लोग मिला सकते हैं, यानी 4x -1 और 3x -1, यानी कि आप लोग देख लीजिए क्या होगा ऑप्शन, यानी कि देख सकते हैं इसका जो आंसर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। इसमें के का मान निकालना है, तो के के लिए भी कुछ मत कीजिए। देखिए जब भी के रहेगा ना तो x -1 इक्वल टू आप 0 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 1 मानेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो इसके माध्यम से आप देखिए x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 लेंगे। क्यों लें, क्योंकि गुणनखंड निकालना है। तो 1 + 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं के का वैल्यू कितना है -2, यानी इसका राइट वे में आंसर जो आ गया -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले। तो देखिए इसमें देखिए केवल x यानी एक चर है, इसमें देखिए इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसमें भी एक चर है, तो इसका आंसर जो है x + y। क्लियर है? चलिए अब देखिए जब भी ऐसा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है 2x + 3y, तो देखिए इक्वल है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते, देखिए यहाँ पे 3x इक्वल बराबर को इस साइड करेंगे RHS LHS साइड, तो इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका कंसेप्ट होता है ax + by प्लस, इसका कंसेप्ट मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इस फार्मूला से बिलोंग्स करवाते हैं, ax + by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को माइंड में ये करना है ए, तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए ए के सामने क्या है आपका 2। अगर बी की बात किया जाए तो क्या नहीं रहा 3, और सी की बात किया तो -9, ये है। यानी कि आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया, निम्न हलों में कौन समीकरण x + 2y = 6 है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। तो देखिए शुरू वाला होता है x और सेकेंड वाला y होता है, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाता हूँ तो देखता हूँ कौन सा होता है। हम तो ऐसे ही 4 है, क्योंकि देखिए x के यहाँ पे देखिए मान लीजिए, देखिए ये x का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया y का वैल्यू, आप पुट कर दीजिए। देखिए x का भी 4 पुट करूँगा तो 4 हो गया दोस्तों, प्लस 2 है 2, आई y के कितना पुट करूँ 1। देखिए 4 + 2 × कितना आ गया 6, यानी हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या हुआ ना दोस्तों, यानी 6 = 6 आ गया। तो जब भी अगर आपको हॉल वाला आता है तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। फर्स्ट वाला जो होता है वो x का वैल्यू होता है, सेकेंड वाला y का वैल्यू होता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स एच और वाई एच के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। तो देखिए एक्स ये होता है, ये एक्स डैश होता है ये, और ये वाई होता है दोस्तों, और ये वाई डैश होता है। क्लियर ना? तो इसका जो मूल बिंदु होता है, यानी इसका जो कटान बिंदु है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, यानी कि आंसर हो गया 3rd। क्लियर? चलिए देखिए इसका मूल बिंदु, इसका वैल्यू जो होता है 0 0, और एक्स अक्ष वाले को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। क्लियर? अब देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स निर्देशांक को हमेशा भुज कहते हैं,
और वाई निर्देशांक अगर बोलता है तो कोटि कहते हैं। क्लियर। अब देखिए बोरा आकृति में बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी ट्विस्ट क्वेश्चन है। देखिए पी बोरा, तो सबसे पहले एक्स के देखेंगे तो एक्स के सामने क्या आ रहा है 4 आ रहा और वाई के सामने 2, तो इसका जो निर्देशांक हो गया 4 और 2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग कहाँ पे जा रहा, क्या बोल रहा पी का निर्देशांक ना। तो सबसे पहले एक्स देखते हैं, तो एक्स का वैल्यू तो 4 आ रहा और वाई का वैल्यू 2 है, तो 4 2 है। तो इसमें तो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 4 2 यहाँ पे ऑप्शन शायद मिस्टेक हुआ है, ऐसे यहाँ पे होना चाहिए 4 2। ठीक है, ये ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए शुरू वाला जो पॉइंट होता है वो एक्स में लेता है, सेकेंड वाला वाई में लिया जाता है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो देखिए ये इसका मैं कंसेप्ट के साथ एक बार बताऊंगा, आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। 54 डिग्री का पूरक कोण बताएं। जब भी पूरक कोण, सबसे पहले पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो एंगल यानी मिलाकर, देखिए ये मान लीजिए ये दोनों मिलाकर, यानी जब दो एंगलों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। यानी कंसेप्ट है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर देखिए ए यानी 44 यानी 54 डिग्री है, तो बी इक्वल टू आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 90 में से आप क्या कीजिए 54 को माइनस कर दीजिए। तो 90 में से अगर हम 54 को माइनस करते हैं कितना गॉट होता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, यानी कि कितना हो रहा 54 का भी बोल रहा था ना ये, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यानी कि 8 में से 36 डिग्री आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा 36 डिग्री, तो मिला सकते हैं ऑप्शन 36 डिग्री। इसमें ऑप्शन कुछ मिस्टेक है इसलिए मैंने बोलना चाहूँगा, लेकिन मिस्टेक कर रहा है इसमें ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ध्यान नहीं देना आपको। अगला 68 डिग्री का संपूरक क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री हमेशा याद रखिएगा ए प्लस बी का जो होता है ना, ये दोनों इक्वल टू होता है 180 होता है। तो देखिए यानी आप 68 केवल माइनस कर दीजिए 180 में, जितना आता है वही आपका आंसर हो गया। यानी इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि आपका हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग चल सकते हैं। सॉरी 122 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ता हूँ। सॉरी 112 ही होगा, यानी 112 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। देखिए रिजु कोण का जो वैल्यू होता है, यानी कि देखिए सबसे पहले प्रतिवर्ती कोण होगा इसका आंसर। रिजु कोण का जो वैल्यू होता है, देखिए यानी कि जब दो कोणों का योगफल का अगर 90 डिग्री आता है यानी 180 डिग्री के इक्वल आता है तो उसे रिजु कोण कहेंगे। अब प्रतिवर्ती कोण का जो माप होता है वो 180 से अधिक लेकिन 360 से कम होता है। और संपूरक में यानी कि जब दो एंगल का वैल्यू 180 होता है तो उसे बोलते हैं संपूरक। अधिक कोण यानी 90 से ज़्यादा 180 से कम होता है। वैसे मैं कंसेप्ट दे देता हूँ एक एंगल का। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसका जो वैल्यू होता है 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, अगर सेकंड टर्म में आ रहा है तो हमेशा याद रखें 90 से 120 के बीच में होगा। थर्ड में आ रहा है तो 120 से होता है 270 तक होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर आ रहा है तो 220 से होता है 360 तक आता है ये। ठीक है, अब देखिएगा अगर आपका 0 से 90 के बीच वैल्यू आ रहा है तो समझ जाइए आपका न्यून कोण होता है। 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो समकोण। 90 से ज़्यादा 180 से कम तो ये हो गया अधिक कोण। और अगर 180 से अधिक और 360 से कम रहेगा ना, इसे बोले प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर सीधी रेखा पे जाते हैं इसे हम लोग बोलते हैं रिजु कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आकृति में एंगल ए ओ बी एक रेखा है तो एक्स का मान निकालिए। देखिए जब भी आपका इस टाइप से रहेगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट में बताया था एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो कुछ मत कीजिए, देखिए दोनों इसी पे जाना नहीं है तो 5x और 4x को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5x प्लस 4x को ऐड किए इक्वल टू, यानी एक राइट एंगल थी यानी स्ट्रेट लाइन है तो उसका वैल्यू होता है 180। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। देखिए 9x इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है 180। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक्स का जो वैल्यू आ रहा 180 को हम लोग 90 से डिवाइड करें 20 डिग्री आ रहा। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यानी एक्स का वैल्यू तो ये आ गया लेकिन एक्स ही का वैल्यू तो 1 यानी कि 20 डिग्री आ गया। कुछ मत कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप लोग दोनों को सम कर दीजिएगा और इक्वल टू 180 कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। ये अंतः कोण का लिखना चाहिए था, क्योंकि एक फार्मूला मैं आप लोग इससे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक फार्मूला आप लोग माइंड में रख लीजिए। देखिए जब भी अंतः कोण को बोलेगा तो एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। अब त्रिभुज में नंबर ऑफ साइड्स होता है 3, तो 3-2 इंटू 180 आप कर सकते हैं। तो 3 में आप यानी सॉल्यूशन कीजिए तो 180 आ गया, यही आपका हो गया। ठीक है, यानी 180 होता है। क्लियर, चलिए
दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। सबसे पहले सर्वांगसम जब भी बोले तो समान होते हैं, ठीक है। एक होता है समरूप, समरूप यानी पूरे एक जैसे होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कौन त्रिभुज की सर्वांगसमता कसौटी है? तो आप लोग अगर एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ए ए ए ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों इक्वल हो रहा है, ठीक है। यानी सभी एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा, एक ट्रायंगल है ए बी सी में बी सी बराबर ए बी है, और कौन एंगल, देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल स्पष्ट करता हूँ। देखिए ये मान ली ए है, ये बी है, और ये दोस्तों सी है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, क्या बोल रहा, बी सी और ए बी इक्वल है। मान लीजिए कि ये भी एक्स है दोस्तों और ये भी एक्स है। अब एंगल बी का वैल्यू दिए 80 डिग्री, तो किसका वैल्यू निकालना है, कौन एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसका कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए कुछ मत कीजिए, जब भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग को एक चीज़ पता है। देखिए कुछ मत कीजिए, 2x क्योंकि ये दोनों इक्वल है, प्लस 80 कीजिए, इक्वल टू कितना होता है 180 कीजिए आप। तो वन, अब देखिए 2x है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा इसमें देखिए, अब 2x बराबर कुछ मत कीजिए, 180 में से 80 किए यानी 100 आया ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। यानी x का जो वैल्यू आ रहा है 50, वही एंगल ए का वैल्यू आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। अगला क्या लिखा है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? तो एक फार्मूला आप लोग को मैं बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, देखिएगा n-2 इंटू 180 आप लोग यूज कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे n कितना फुट कीजिएगा, चतुर्भुज 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 यूज करेंगे। तो 4 में से 2 गया 2, अब 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा 360, यानी कि 360 डिग्री होता है। ये फार्मूला आप लोग माइंड में रख लीजिए, n-2 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है। चलिए अगले, अब देखिए चतुर्भुज के कोण दिया है रेशियो में 3:5:9:13, तो इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा? सबसे पहले जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी को हम लोग जितना एंगल होता है सभी को एक्स मान, यानी देखिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी बोला ना ये, तो 13 है, तो 13 ले देंगे ऊपर में और टोटल सम कर देंगे। देखिए 13 और 9 22, 22 20 यानी कि 5 27 30, यानी कि इसको सम करने पे कितना गया। अभी हम लोग बताएं कि चतुर्भुज के यानी कि कितना होता है 360 होता है इसका एंगल का वैल्यू। अब आप लोग काट छाट कर सकते हैं, देखिए यानी 12 टाइम्स है ना ये। अब यानी कि इसके माध्यम से आप लोग गुना किए 13 इंटू 12 तो 156 डिग्री, यानी इसका जो आंसर हो गया 156 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, 4th हो गया, यानी 156 डिग्री, ठीक है। और सबसे छोटी बोलती तो आप लोग 3/30 इंटू 360 ले सकते थे, ठीक है। यही आपका कंसेप्ट होता है, क्लियर। अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। देखिए सबसे पहले सर्कल के मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए इस सर्कल तभी कहे जब सेंटर से सभी दूरी इक्वल होगा। तो देखिए ये सेंटर है, यानी ये मान लीजिए सेंटर है। अब सेंटर से जो इक्वल जो दूरी होता है ना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जो दूरी है, इससे हम लोग बोलते हैं, देखिए ये और ये आपका जो इक्वल जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये रेडियस है। और यहाँ से लेकर हमारे पूरे जो दूरी खींचते हैं इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। और याद रखिए ये भी आपका ये जीवा, ये सब क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जीवा आ सकता है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास को। अब व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है 2r, ठीक है। अब मैं आगे भी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा? तो इसके लिए आप कंसेप्ट याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए वृत्त का कोण, देखिए हमेशा याद रखिएगा ना, π/180 डिग्री का कंसेप्ट होता है इंटू 2πr का कंसेप्ट होता है। देखिए ये मैं पेरीमीटर का बता रहा था, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180, तो 180 को 180 से डिवाइड किया इंटू 2πr, तो देखिए कैंसिल हो गया, यानी 2πr होता था वृत्त का। लेकिन अर्धवृत्त बोल रहा ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अर्धवृत्त जब भी रहेगा ना तो 90 कर देंगे। क्या करेंगे, यानी देखिए पाई बटा नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए 90/180 गुना 2πr कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 कट गया। ध्यान रखिएगा इसका जो एंगल जो होगा ना ये 90 डिग्री यानी कि निकोण होगा, ठीक है। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले देखिए मैं एक ट्रायंगल शो करता हूँ, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ ए बी और ये सी। क्या बोल रहा, ये मान लीजिए 40, तो जब भी पेरीमीटर बोलेगा तो पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ द एक्सटर्नल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो जितना आपका ये जितना दिया हुआ है तो सभी को आप लोग केवल ऐड कर दीजिए, यानी 40 + 24
प्लस 32, आप इसको ऐड कीजिए, यानी ऐड करने पे कितना आता है देखिए, यानी कि 6 आ गया, 3 5 6 4 10, यानी कि कितना आ गया, त्रिभुज की परिमाप पूरा नहीं है, तो त्रिभुज की परिमाप यानी कि हाँ 106, 4 6 हाँ, तो 106, 3 4 6 3 9, बल्कि 96 आ रहा है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी होगा 96। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाएं 40 24 32 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले अगर आप लोग इसे तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, आप लोग देखते हैं, प्रयास करता हूँ मैं भी। 40 को मान लीजिए कि हम लोग देखता हूँ, ये 8 हो गया, ये कितना हो रहा है 6 हो रहा, और ये 8 हो रहा, ये किसका ट्रिपलेट हो रहा है, यानी देखिए ये समकोण त्रिभुज में आ रहा है, यानी एक ट्रिपलेट के रूप में आ रहा। तो सबसे बड़ी भुजा होता है हाइपोटेनस, यानी 10 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 8 मान लीजिए। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है समकोण त्रिभुज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यानी यहाँ से हम लोग ये मल्टीपल किए, और ये 4 टाइम्स था ना, तो इसको हम 4 टाइम्स से मल्टीपल देखिए, 4 टाइम्स ये कट गया, यानी कि 24 आ रहा। अब 24 को देखिए, यहाँ पे 4 टाइम्स था ना, तो इसको भी 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना रहा 26 आ गया, 4 ठीक 9, यानी कि देखिए इसी फार्मूला के बेसिस पे आप लोग पूरा कर सकते हैं इसे। ठीक है, यानी अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग एक काम कीजिए, एस का फार्मूला यूज कर दीजिए। तो एस का फार्मूला क्या होता है देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे ऐड अगर आप करते हैं देखिए, 40 प्लस 24 है प्लस 32 है, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि जोड़ने पर आपको कितना रहा, 3 2 5 3 8, यानी कि देखिए, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 96 को 2 से डिवाइड कीजिए, 48 आ रहा है दोस्तों। अब क्या कीजिए, फॉर्मूला में यूज कर दीजिए, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, यस। देखिए आप लोग हीरोन्स का सूत्र यूज करते हैं, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी यूज कर लीजिए। तो इसी बेसिस पे बैठा लीजिए। तो एस का वैल्यू में कितना लाया था 48, तो 48 फिर 48 में से ए गया, तो यानी कि 8 बचेगा, फिर यानी कि इसमें 24 ही बचेगा, फिर कितना 48 में से 12 गया, तो 16 बचेगा। अब आप लोग इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार कीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूँ, जब भी ऐसा रहेगा, तो ये ट्रिपलेट के ही गेम में आ गया था ये, तो मैं उसी के आधार पर बता देता हूँ, देखिएगा इस टाइप से ले लीजिए। मान लीजिए 40 हो गया ये दोस्तों, ये हो गया 24 और ये हो गया 32। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू साइड। तो कुछ मत कीजिए, देखिए हाफ ले लीजिए, बेस कितना है 32 और हाइट कितना है 24। आप सॉल्यूशन कर लीजिए, 2 का टेबल में कितना आता है 12 टाइम्स आता है, तो आप लोग गुना कर सकते हैं, यानी कि 32 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको करने पर देखिए 283, इसका जो राइट आंसर आ रहा 384 आ रहा, तो एक काम कीजिए 384 आ गया। 3 तरीका से मैं इसका बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यदि एक घन जिसका किनारा x है तो इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले याद रखिए, मान लीजिए घन है, घन जो बनता हुआ 6 स्क्वायर को मिलने से होता है, ठीक है। मान लीजिए घन है ये, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें किनारा क्या एक्स है, सभी यानी एक्स है, तो इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पास यानी लेटरल सरफेस एरिया बोला, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो एक्स किनारा बोला तो 4x² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ, तो 4a², यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला, एक घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक घनाभ में जो एज होते हैं 12 होती है, ठीक है। अब वैसे अगर आप लोग को समझ में आता है, इसके लिए फार्मूला देते हैं जो इरोल्स फार्मूला का होता है, v माइनस ई माइनस भी। देखिए इसका एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। ये आपका फार्मूला होता है इरोल्स फार्मूला, इसे हम लोग कहते हैं। वी से हो गया वर्टेक्स, ई से होता है एज, एफ से होता है फेस, ये आप इसका जो इसी हम लोग बोलते हैं इरोल्स फार्मूला, यूरल फार्मूला, ठीक है। तो एज की कुल संख्या कितना बताया 12, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला, एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी पार्श्व की बात की जाए ना, तो इसका फार्मूला जो होता है, यानी पार्श्व अगर संपूर्ण बोलेगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल होता है, लेकिन पार्श्व अगर बात की जाए तो याद रखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चलेंगे। क्लियर है। अब देखिए, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, तो उसकी आयतन क्या होगा। तो जब भी आयतन की बात की जाए गोला का, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो ये ऑप्शन मार दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान चिन्ह इसका बारंबारता ज्ञात करें। देखिए 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, 6 7 8 9, यानी इसका बारंबारता 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है
एक निश्चित घटना जो प्रायिकता का जो वैल्यू होती है हमेशा याद है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2 होगा नहीं सकता, ये 1.5 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि इसका वैल्यू होगा 0.5। क्लियर। चलिए, तो इसी के अनुसार मैं आप लोग को सेट 1 पूरे 40 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं और भी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। चलिए आप लोग, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बने रहिएगा, और मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।